चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज से हम अपनी एडवांस अकाउंटिंग में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 7 मार्क्स तक का क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर में से बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ बाईबैक, कि बाईबैक है क्या। सुनना, देखो क्या लिखा है। A buyback of shares is a corporate action where a company purchase its own stock from the market, reducing the number of outstanding shares। यानी बाईबैक क्या होता है? ठीक है, ये एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। ठीक है, और इस एक्स लिमिटेड ने मार्केट में क्या इशू कर रखे हैं? इशू इक्विटी शेयर्स इन मार्केट। ठीक है, मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू कर रखे हैं। अब सुनना, बाईबैक क्या होता है। बाईबैक कंपनी के द्वारा किया गया एक ऐसा एक्शन है जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को वापस से परचेज कर लेती है। ठीक है, परचेज इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। मान लो कंपनी ने 20% शेयर्स बाईबैक कर लिए। यानी अगर एक कंपनी अपने इशू किए गए शेयर्स में से कुछ शेयर क्या कर लेती है, वापस से परचेज कर लेती है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? बाईबैक बोलते हैं। इसका इंपैक्ट क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे। देखो, आप अपने ओन शेयर्स मार्केट से परचेज करोगे ताकि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। अगर मान लो आपने 20% शेयर बाईबैक कर लिए तो कितने शेयर खरीद लिए आपने? 20,000 शेयर्स। तो अब आपके नंबर ऑफ शेयर आफ्टर बाईबैक क्या बचे? 80,000 शेयर। क्लियर? बिल्कुल। कंपनी इस स्ट्रेटेजी को क्यों फॉलो करती है? दिस स्ट्रेटेजी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग शेयर एंड इंप्रूव द फाइनेंशियल रेशियोज। अगर कंपनी को लगता है कि उसके शेयर्स अगर कम हो जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी। समझना, अगर शेयर्स ज्यादा हैं तो डिमांड कम होती है। अब शॉर्टेज हो गई, कंपनी ने कुछ शेयर्स खुद खरीद लिए, तो कंपनी ये पॉसिबिलिटी देख रही है कि शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट प्राइस इंप्रूव होगी, और कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज भी क्या हो जाएंगे? इंप्रूव हो जाएंगे। तो यानी अगर मैं समराइज्ड तौर पर मीनिंग की बात करूं तो एक ऐसा एक्शन प्लान जिसमें एक कंपनी अपने खुद के शेयर मार्केट से परचेज कर लेती है ताकि उसके नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाएं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है बाईबैक। क्लियर? तो ये तो हमारे पास हो गया मीनिंग ऑफ बाईबैक। नाउ, अब सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस और बाईबैक। बाईबैक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी लॉ के प्रोविजंस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, बाईबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अगर
बाईबैक को ऑथराइजेशन नहीं मिला हुआ है तो कोई कंपनी बाईबैक नहीं कर सकती। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए में लिखा हुआ होना चाहिए कि कंपनी कैन बाईबैक इट्स शेयर्स। क्लियर पहला पॉइंट। बाईबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय एओए ऑफ द कंपनी। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, स्पेशल रिजोल्यूशन विल बी पास्ड इन जनरल मीटिंग फॉर द बाईबैक। स्पेशल रिजोल्यूशन must be passed in क्लियर, अंडरलाइन करने वाली बात है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको। लेकिन यहीं पर एक और रूल है, अगर आपका बाईबैक 10% ऑफ पेड अप कैपिटल तक ही है तो बोर्ड रिजोल्यूशन से भी किया जा सकता है। इफ इज 10% और लेस ऑफ पेड अप कैपिटल, ओनली बोर्ड रिजोल्यूशन इज सफिशिएंट। इज, बताइए क्लियर हुआ पॉइंट? वापस से सुनना। रूल नंबर 1 जो है आपका वो है कि बाईबैक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए। दूसरा, अगर किसी भी कंपनी को बाईबैक करना है तो उसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। क्लियर, स्पेशल रिजोल्यूशन से बाईबैक होगा। लेकिन अगर बाईबैक 10% या उससे कम है तो बोर्ड रिजोल्यूशन से भी किया जा सकता है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक मीटिंग करेंगे और उसमें एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके 10% या उससे कम का अगर बाईबैक है तो किया जा सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में आता है। लीजिए, तो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो गया जनरली स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, बट इफ बाईबैक इज 10% और लेस देन बोर्ड रिजोल्यूशन विल बी सफिशिएंट फॉर द बाईबैक। आ जाओ, प्रोविजन नंबर 3, ध्यान से सुनना। एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी हालत में 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल से ज्यादा का बाईबैक नहीं हो सकता। in any financial year, maximum 25% of total paid up capital। बोलो, रूल बिल्कुल क्लियर है। अगर हम एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल से ज्यादा का बाईबैक अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, फिर सुनना। एक कंपनी की लाइफ टाइम लिमिट बाईबैक की, aggregate buyback of equity share shall not exceed 25% of
टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मैक्सिमम लिमिट ऑफ लाइफ। शॉर्ट में लिखा करो ये चीजें आप लोग भी। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ लाइफ क्या है? मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस, ये लीजिए, यानी 1 साल की लिमिट, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, पूरी होल लाइफ टाइम की लिमिट 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व। इससे ज्यादा आप बाईबैक नहीं कर सकते। जल्दी बोलो, थम्स अप दिखाओ। क्या सभी को ये पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, एक बार फटाफट वापस से रिवीजन, मन में बोलो मेरे साथ साथ, मैं तेज बोलूंगा आप मन में बोलो। बाईबैक करने के लिए एओए में ऑथराइजेशन होना चाहिए। एक कंपनी अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो ही बाईबैक कर सकती है, रूल नंबर 1। दूसरा, कंपनी को बाईबैक करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। लेकिन अगर बाईबैक 10% या उससे कम है तो बोर्ड रिजोल्यूशन सफिशिएंट है बाईबैक करने के लिए। तीसरा, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में बाईबैक 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल तक हो सकता है। चौथा, कंपनी की लाइफ टाइम लिमिट, कोई भी कंपनी अपनी पूरी लाइफ के दौरान मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व तक का बाईबैक कर सकती है। कंडीशन नंबर नेक्स्ट, आफ्टर बाईबैक कंपनी का डेट इक्विटी रेशो 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकता। डेट इक्विटी रेशो शुड नॉट एक्सीड 2:1 आफ्टर द बाईबैक। यानी किसी भी हालत में जितनी इक्विटी है मैक्सिमम उसके डबल तक डेट हो सकते हैं। तो कभी भी डेट इक्विटी रेशो शुड नॉट एक्सीड 2:1 आफ्टर द बाईबैक। लीजिए, एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है डेट इक्विटी रेशो 2:1। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी बाईबैक तभी कर सकती है जब उसके इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे। अब अगर मान लो, अगर कंपनी अपने पार्टली पेड अप का बाईबैक करना चाहती है तो पहले कंपनी को कॉल मनी मंगवानी पड़ेगी और उन शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही बाईबैक किया जा सकता है। यानी शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। किसी भी कंपनी को अगर अपने इक्विटी शेयर्स का बाईबैक करना है तो वो शेयर्स क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड अप होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जिस जनरल मीटिंग में आपने बाईबैक के लिए रिजोल्यूशन पास किया है उसके 12 महीने के अंदर अंदर बाईबैक खत्म हो जाना चाहिए। बाईबैक का प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। यानी जो बाईबैक प्रोसेस है मस्ट बी कंप्लीटेड
विद इन 12 month फ्रॉम डेट ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। बोलो क्लियर है बिल्कुल। यानी अगर आपने स्पेशल रिजोल्यूशन जब पास किया है, उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपको बाईबैक को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर ध्यान से सुनना। नो ऑफर ऑफ बाईबैक शेल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रिसीडिंग ऑफर ऑफ बाईबैक इफ एनी। यानी ये क्या बोल रहे हैं? एक बार बाईबैक हुआ, नेक्स्ट 1 year तक दोबारा नहीं हो सकता। फिर पढ़ो, नो ऑफर ऑफ बाईबैक शेल बी मेड, दोबारा बाईबैक का ऑफर नहीं आ सकता विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, 1 साल तक। कब? फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ प्रिसीडिंग ऑफर ऑफ बाईबैक। आपने अगर बाईबैक का ऑफर दिया, तो एक बार जो बाईबैक का ऑफर गया, उसके अगले 1 साल तक दोबारा बाईबैक का ऑफर आप नहीं ला सकते हो। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात, आप जैसे ही बाईबैक को कंप्लीट करोगे, तो जो शेयर्स बाईबैक होकर आपके पास आए, 7 दिन के अंदर अंदर फिजिकली डिस्ट्रॉय किए जाने चाहिए। शेयर्स मस्ट बी डिस्ट्रॉयड फिजिकली विद इन 7 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ बाईबैक। फिजिकली डिस्ट्रॉयड केवल दो तरीके से माना जाता है, या तो आग में जला दो या पानी में गला दो, उसी को फिजिकली डिस्ट्रॉयड माना जाता है, फाड़ने को नहीं माना जाता। यानी अगर हम फिजिकल डिस्ट्रॉयड करने की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल डिस्ट्रॉयड होता है या तो आग में जला दो या पानी में गला दो, इसे बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रॉयड करना। तो जब आपने बाईबैक के प्रोसेस को कंप्लीट किया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर उन शेयर्स को आपको क्या करना होता है, फिजिकली डिस्ट्रॉय करना होता है। बोलो पॉइंट समझ आ रहे हैं? ये याद रखने हैं, इन पर एमसीक्यू बनते हैं। सारे जो रूल्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आइए रूल नंबर नेक्स्ट सुनना बहुत ध्यान से। अगर कंपनी ने अपना बाई बैक का प्रोसेस कंप्लीट किया है, तो उसके बाद 6 महीने तक दोबारा उसी तरह का इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपने आज तो बाई बैक कर लिया, 2 महीने बाद नए शेयर इशू कर दिए। विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आप इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते। नो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ
हाँ, लेकिन कुछ तरह के इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं। आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। अगर आप अपने शेयर वारंट को इक्विटी में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हो, कर सकते हो। आप अपने एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शन के तहत शेयर्स इशू कर सकते हो। आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो। आप प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। और आप डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नो रेस्ट्रिक्शन। आई बात समझ में? फिर सुन लेना। आपने अगर अपने इक्विटी शेयर्स का बाईबैक किया है, तो बाईबैक करने के बाद 6 महीने तक सेम काइंड का इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते। लेकिन कुछ इक्विटी शेयर करना अलाउड है। आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। आप शेयर वारंट को कन्वर्ट करके इक्विटी दे सकते हो। आप स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत एम्प्लॉय को शेयर दे सकते हो। आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। आप अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। और आप अपने डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट रूल, फिर सुनना। Where a company buy back its share, it shall maintain a register of the shares so bought with the following information. अगर एक कंपनी अपने शेयर्स को बाईबैक कर रही है, तो उसे उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। इस रजिस्टर में क्या क्या लिखोगे? बाईबैक के लिए लोगों को कितना कंसीडरेशन पे किया, किस दिन वो डे शेयर्स कैंसिल हुए, और किस दिन उन्हें फिजिकली डिस्ट्रॉय किया गया। इन 3 बातों के लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। फिर सुनना। Where a company buy back its shares, it shall maintain a register of the shares bought back with the following information. कुछ इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हुए एक रजिस्टर में अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। 3 बातें। जो शेयर्स आपने बाईबैक किए, उसके लिए आपने कितना कंसिडरेशन दिया। दूसरा, आपने किस दिन अपने शेयर्स को कैंसिल किया। और तीसरा, किस दिन आपने अपने शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय किया। इस बात की इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस बात की इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर बिल्कुल? और लास्ट पॉइंट, अ कंपनी शेल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बाईबैक मस्ट सबमिट अ रिटर्न to the registrar or the SEBI containing all prescribed particulars related to the buyback within 30 days. However, this is not required for unlisted company. अनलिस्टेड कंपनी को ये कंडीशन पूरी नहीं करनी है। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी है, उन्हें क्या करना पड़ेगा? जैसे ही आपका बाईबैक कंप्लीट होता है, इस बात की एक रिटर्न इंफॉर्मेशन, एक रिटर्न एक सबमिट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को और सेबी को। कितने दिन के अंदर अंदर? बाईबैक के कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको सबमिट करनी होगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो आपको इसे सबमिट करने की जरूरत नहीं है। दीज ऑल आर द प्रोविजंस ऑफ बाईबैक। चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन, आ जाओ। सुनना बिल्कुल ध्यान से। प्रोविजन नंबर 1 क्या बोलता है? बाईबैक शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर एक कंपनी अपनी इक्विटी शेयर्स का बाईबैक करना चाहती है, तो उसको
ऑथराइजेशन होना चाहिए, आर्टिकल्स में लिखी हुई बात होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, बाईबैक करने के लिए आपको कंपनी की जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाईबैक 10% या उससे कम है तो बोर्ड रिजोल्यूशन भी सफिशिएंट होता है बाईबैक करने के लिए। तीसरा, 1 साल की लिमिट, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा बाईबैक नहीं हो सकता किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। यानी अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट की बात कर रहे हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल जो है उससे ज्यादा बाईबैक नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी की लाइफ टाइम लिमिट। अगर एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम लिमिट की बात कर रही है तो मैक्सिमम बाईबैक आपकी टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, 1 साल की लिमिट, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, ये आपकी होल टाइम लाइफ की लिमिट। बहुत इजी इजी पॉइंट है। नेक्स्ट, बाईबैक के बाद आपका डेट इक्विटी रेशो 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकता। आपका डेट इक्विटी रेशो किसी भी हालत में 2:1 के ऊपर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, आपने जिस दिन बाईबैक का रिजोल्यूशन पास किया है उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, बाईबैक के प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक बार बाईबैक का ऑफर देने के बाद अगले 1 साल तक दोबारा बाईबैक का ऑफर नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट, अगर एक कंपनी ने अपने शेयर्स को बाईबैक किया है तो बाईबैक करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको उन शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। फिजिकली डिस्ट्रॉय में केवल 2 मोड आते हैं, या तो आग में जला दो या पानी में गला दो। नेक्स्ट, अगर कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को बाईबैक कर रही है तो उसके बाद अगले 6 महीने तक सेम तरह के शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। 6 महीने तक सेम तरह के शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन किन किन पर एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल न होने का मतलब, इस रूप में शेयर इशू किए जा सकते हैं। अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहे कर सकती है। दूसरा, अगर आप अपने शेयर वारंट को इक्विटी में कन्वर्ट करवाना चाहते हो करवा सकते हो। तीसरा, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत शेयर देना चाहते हो दे सकते हो। चौथा, आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। पांचवा, आप अपने प्रेफरेंस शेयर का इक्विटी में कन्वर्जन कर सकते हो। और छठा, आप अपने डिवेंचर का इक्विटी में कन्वर्जन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी कंपनी शेयर्स का बाईबैक कर रही है तो उसे एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जिस रजिस्टर में वो क्या इंफॉर्मेशन लिखेगा। पहला, बाईबैक का जो भी कंसीडरेशन आपने शेयर होल्डर को पे किया है वो लिखा जाएगा। दूसरा, डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ शेयर, बाईबैक की डेट। और तीसरा, डेट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रॉय, आपने जिस दिन अपने शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय किया है वो डेट भी आपको लिखनी पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट, बाईबैक के कंप्लीट होने के बाद कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर एक रिपोर्ट सेबी को और कंपनीज रजिस्ट्रार को सबमिट करनी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर सबमिट करनी पड़ेगी। हालांकि एक कंपनी अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए ये कंडीशन पूरी होना जरूरी नहीं है। So these are the important provision of the Companies Act related to the buyback. Now, अब देखो, some more provisions. अब ये वो प्रोविजंस हैं जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय मदद करेंगे। सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, देयर आर 3 sources of funds for the buyback of equity share।
अब अगर एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को बाईबैक करना चाहती है तो उसके पास तीन सोर्सेज हैं बाईबैक करने के लिए। सोर्स नंबर वन, फ्री रिजर्व्स। सोर्स नंबर टू, सिक्योरिटी प्रीमियम। और सोर्स नंबर थ्री, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स पब्लिक अदर सिक्योरिटीज। आई मेरी बात समझ में? अगर एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स का बाईबैक करती है तो फंड अरेंजमेंट होता है। फंड अरेंजमेंट करने के तीन सोर्सेज हैं, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ एनी अदर इशू ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी अगर बाईबैक प्रीमियम पर करती है तो प्रीमियम का भी पेमेंट का सोर्स होगा। यानी समझना, ये तो है कैपिटल का सोर्स। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको बाईबैक करना है 1 लाख रुपए का और आपने बाईबैक किया 20% प्रीमियम पर, तो आप टोटल पेमेंट 1/20 करोगे। 1 लाख तो कैपिटल, 20,000 का प्रीमियम। तो ये तो कैपिटल के सोर्सेज हैं। अब प्रीमियम का प्रोविजन या प्रीमियम के अरेंजमेंट, दो चीजें अवेलेबल हैं। एक सिक्योरिटी प्रीमियम से और दूसरा फ्री रिजर्व्स। ये हुआ प्रीमियम ऑन बाईबैक सोर्स। बोलो आई मेरी बात समझ में? फिर सुन लेना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी ने क्या डिसाइड किया, ध्यान से सुनो। 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच बाईबैक एट 20% प्रीमियम। ठीक है। एक कंपनी 10,000 शेयर जो कि 10 रुपए वाला है, उसका 20% प्रीमियम पर बाईबैक कर रही है तो 12 रुपए हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाख की तो कैपिटल का हो रहा है बाईबैक, और उस पर 20% सिक्योरिटी प्रीमियम। ये बहुत ध्यान से समझना, जब अकाउंटिंग करोगे तो इसकी अलग एंट्री, इसकी अलग एंट्री, कैपिटल अरेंजमेंट के सोर्सेस की अलग एंट्री और प्रीमियम ऑन बाईबैक के अरेंजमेंट की अलग एंट्री होगी। तो जब भी क्वेश्चन करोगे हमेशा दो हिस्से लिखोगे, कैपिटल का कितना और प्रीमियम का कितना। अब इसने सोर्सेस बताए हैं। कैपिटल अरेंजमेंट जो होगा उसके तीन सोर्सेज हैं। सोर्स नंबर वन, फ्री रिजर्व। सोर्स नंबर टू, सिक्योरिटी प्रीमियम। और सोर्स नंबर थ्री,
नई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को इशू करना। अगर प्रीमियम ऑन बाईबैक का अरेंजमेंट करना है तो दो सोर्सेज हैं, एक फ्री रिजर्व और एक सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर फ्री रिजर्व। बोलो आई क्या ये दोनों बातें समझ में? फिर बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के प्रोविजन बता रहा हूं। क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कितने शेयर्स का बाईबैक किस प्राइस पर हो रहा है, उसमें से कैपिटल को अलग कर लेना, प्रीमियम को अलग कर लेना। फिर कैपिटल की एंट्री इन तीन सोर्सेस से होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम यानी प्रीमियम ऑन बाईबैक की एंट्री दो सोर्सेस से होगी। तो इसे कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ सोर्सेस या अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक। जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा दो, क्या ये रूल प्रैक्टिकल वाला समझ आया? कैसे लिखना है वो समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में जितने शेयर्स बाईबैक करने को बोलेगा उसका कैपिटल पोर्शन अलग कर लो नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से, और जितना एक्सेस पेमेंट कर रहे हो प्रीमियम वो अलग कर लो। आ गई क्या बात समझ में? आओ, अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्री रिजर्व कौन कौन से होते हैं और ऐसे कौन कौन से रिजर्व हैं जो फ्री रिजर्व में नहीं आते हैं, इनकी एक लिस्ट है, सुनना आप। फ्री रिजर्व इंक्लूड्स पी एंड एल अकाउंट फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, कैपिटल रिजर्व जो रियलाइज्ड हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड उसका फ्री पोर्शन, और एनी अदर रिजर्व जिसका फ्री पोर्शन है। जैसे मान लो मैं इसकी बात करता हूं, सुनना, बैलेंस शीट में दिया हुआ है वर्कमैन 2 लाख, क्लियर बिल्कुल। अब आपको इस फंड के बारे में बताया गया है, देयर वाज एन लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू द एक्सटेंट ऑफ 120। आपके ऊपर 1/20 तक की एक लाइबिलिटी आ गई, तो फ्री पोर्शन कितना बचा, यानी जिस पोर्शन के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है। आया समझ में? फ्री पोर्शन बचा 80,000, यही फ्री रिजर्व माना जाएगा। समझ आया? समझ आया? वर्कमैन कंपनसेशन फंड का जो टोटल अमाउंट है, सुनना बहुत ध्यान से, बैलेंस शीट में 2 लाख था, फिर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई कि इसमें से वर्कर्स की एक लाइबिलिटी अराइज हो गई है 1/20। तो प्रोविजन क्या बोलता है, जितना फ्री पोर्शन अवेलेबल है केवल वही फ्री रिजर्व के रूप में काम में लिया जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो कोई और ऐसा रिजर्व है जिसके रेस्पेक्ट में हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएटेड है, तो रिमेनिंग जो फ्री पोर्शन है उसी को काम में लेंगे। यानी फ्री रिजर्व में क्या क्या आ गया, पीएनडल अकाउंट 100% फ्री, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का फ्री पोर्शन, और एनी अदर रिजर्व का फ्री पोर्शन। फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज फ्री रिजर्व।
सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं होता है, बट स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है, इसीलिए मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से लिखा। कैपिटल रिजर्व जो अनरियलाइज्ड हैं, अब इसको भी मैं भी समझाता हूं। कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड का मतलब, जैसे देखो, सुनना, एक असेट की बुक वैल्यू दे रखी है 120, इसकी सेल वैल्यू है 180, तो प्रॉफिट हुआ है, और ये प्रॉफिट मैंने कैपिटल रिजर्व में डाला हुआ है। बताओ मेरी एंट्री क्या बनी? बैंक डेबिट 180, यानी पैसा आया ना, टू असेट कितने की गई? 120, और टू कैपिटल रिजर्व 60। तो कैपिटल रिजर्व की ये जो अमाउंट गया है, इसके करस्पॉन्डिंग अमाउंट बैंक डेबिट हुआ है। इसे बोलते हैं रियलाइज्ड हो जाना, कैश में मिल जाना। ठीक है। तो अगर कोई भी असेट आपने बेची, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने बेचे, और उस पर कोई कैपिटल रिजर्व अराइज हुआ है, तो उस कैपिटल रिजर्व को हम बोलते हैं रियलाइज्ड इन कैश। और रीवैल्यूएशन रिजर्व काम नहीं आएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व काम नहीं आएगा, और अदर स्टेचुरी रिजर्व, स्टेचुरी रिजर्व मतलब मेंटेन्ड बाय एनी लॉ। क्वेश्चन बताएगा कि ये पर्टिकुलर रिजर्व आपने लॉ के द्वारा मेंटेन किया है। ये लिस्ट आपको थोड़ा थोड़ा लर्न रखनी है, फिर क्वेश्चन से और प्रैक्टिस में लानी है। ठीक है। पी एंड एल फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व, रिजर्व फंड फ्री रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का रियलाइज्ड पोर्शन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का फ्री पोर्शन, और एनी अदर रिजर्व का फ्री पोर्शन। इन सभी रिजर्व को फ्री माना गया। किसको नहीं माना गया? सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं माना गया। कैपिटल रिजर्व जो कि रियलाइज्ड नहीं हुआ, उसे नहीं माना गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व को, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को, और अदर स्टेचुरी रिजर्व को। अब ये तो हो गया रिजर्व। अब दूसरा पॉइंट था स्पेशल सिक्योरिटीज। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रेश इशू मे बी ऑफ इक्विटी शेयर और ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपको दूसरा सोर्स हमने क्या लिखा था? नई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। तो इसका मतलब सिक्योरिटी कौन कौन सी हो सकती है? आप बाईबैक के लिए इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, और प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। लेकिन बाईबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर शेल नॉट बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड। अब सुनना, ये क्या बोल रहा है? आज आप बाईबैक के लिए शेयर इशू कर रहे हो, तो इक्विटी भी इशू कर सकते हो और प्रेफरेंस भी। लेकिन अगर मान लो आपने बाईबैक की स्कीम से 3 महीने पहले कोई शेयर इशू किए थे, वो यूज नहीं हो सकता पैसा, उसे नहीं माना जाएगा। अगर आप इक्विटी शेयर बाईबैक के लिए इशू कर रहे हो, या प्रेफरेंस शेयर बाईबैक के लिए इशू कर रहे हो, वो काउंट होगा। लेकिन अगर आपने कोई अर्लियर इशू किया था सिमिलर काइंड ऑफ सिक्योरिटी का, ठीक है, वो इंक्लूड, उसे हम अरेंजमेंट के लिए नहीं मानेंगे। ये लाइन बहुत ध्यान रखना।
बाईबैक करने का जो अरेंजमेंट है उसके लिए आप इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इशू कर सकते हो, लेकिन अर्लियर इशू से पैसा आया हो अगर, वो काम में नहीं आएगा, उसी समय इशू करने हैं। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। अगर एक कंपनी बाईबैक फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो जितने शेयर्स का बाईबैक फ्री रिजर्व से हुआ है उसकी नॉमिनल वैल्यू, उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा। सीआरआर बनाना पड़ेगा। ए लिमिटेड wants to buy back 20,000 shares of rupees 10 each at a premium of 20% आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ये देखो, एक कंपनी अपने 20,000 शेयर्स 10 रुपए वालों का 20% प्रीमियम पर यानी 12 रुपए पर बाईबैक करना चाह रही है फ्री रिजर्व से। बताओ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी है? नॉमिनल वैल्यू कितना हुआ? 20,000 इंटू 10, 2 लाख। क्लियर बिल्कुल। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हुआ? अब रूल क्या है वो सुनना। अगर आप, अगर किसमें से कर रहे हो, आउट ऑफ फ्री रिजर्व कर रहे हो, तो जितने शेयर्स का बाईबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व करोगे उसकी नॉमिनल वैल्यू को सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। सीआरआर मस्ट बी क्रिएटेड। वो कैसे क्रिएट होगा एंट्री आगे सीखेंगे। बस ये रूल याद रख लो, जितने भी इक्विटी शेयर का बाईबैक आउट ऑफ क्या करोगे, प्रॉफिट्स करोगे, उन शेयर की जितनी भी नॉमिनल वैल्यू है उस अमाउंट से आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा।